से बड़ी खबर आ रही है। नगरोटा में पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा बरामद हुआ है। पुलिस की टीम ने इस मलबे को जब्त किया है। ये वो मिसाइल हो सकती है जिसको भारत के डिफेंस सिस्टम ने कल रात बेकार कर दिया था। अब आज भी वही स्थिति है। आज क्या हालात होते हैं बाद में पता चलेगा, लेकिन पुलिस को इस टीम ने मलबे को कब्जे में ले लिया है। ये पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा है नगरोटा इलाके में। वो नगरोटा जो ज़्यादातर जब आप वैष्णो देवी की तरफ कटरा की ओर जाते हैं तो बीच में नगरोटा के लिए रास्ता निकलता है। उसी नगरोटा के इलाके में रियासी डिस्ट्रिक्ट से लगे हुए वहां पर पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा इस वक्त मिला है, जहां पर पुलिस अब उसको कब्जे में ले चुकी है। हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार ये बता रहे हैं कि क्या वहां पर चल रहा है। कुछ देर में तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। जम्मू एयरपोर्ट के पास जैसे हम बता रहे हैं सायरन बजा, नीचे आप पट्टी में ब्रेकिंग देख पाएंगे। वैसे 24 एयरपोर्ट 14 मई तक बंद रहने की बात भी सामने आ गई है। नगरोटा में पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा मिला है। हमारे साथ इस वक्त निपुण आलम बयान भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ तपेश जी भी जुड़े हुए हैं, मयंक चौबे भी जुड़े हुए हैं। निपुण सर, जो कुछ भी हालात इस वक्त आप देख रहे हैं, जिस तरीके से सब कुछ यहां पर चल रहा है, डिप्लोमेसी भी साथ साथ चल रही है, क्या इस डिप्लोमेसी के बीच में कूद पड़ने की आप कोई गुंजाइश देखते हैं जो इस लड़ाई के अंत तक पहुंचने के पहले भारत और पाकिस्तान को स्टेटस को पर आने के लिए मजबूर कर सके? क्या भारत इस मूड का लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, मैं जैसे देखता हूं कि इस बार जो भारत की विदेश नीति को हम देखें या हम उनकी डिप्लोमेसी को, भारत की डिप्लोमेसी को देखें, तो वो उस तरह की नहीं रही जो पहले हमको देखने को मिलती थी। कि कभी भी कोई इस प्रकार के मसले होते थे तो हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जाते थे, यूएन जाते, तमाम जगह जाते थे, कहते थे भाई पाकिस्तान को समझाओ। इस बार हमने खुद अपने स्टैंड पे लिया कि अब इस मामले को हम खुद देखेंगे और इसको कैसे टैकल करना है और हम खुद देखेंगे। ये ज़रूर है कि जिम्मेदार राष्ट्र की तरह हमने पूरी दुनिया को बताया कि हम ये प्रोशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और ये दिखाता है कि भारत एक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के साथ में जो वसुधैव कुटुंबकम की जो बात कहता है वो केवल कहता ही नहीं है, उस पर करता भी है। और जैसे देखिए कहा जाता है कि भारत को एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री, खुद अमेरिका इस बात को कहता है कि भारत एक जिम्मेदार देश है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री का जो रवैया होना चाहिए रूल ऑफ लॉ के तहत काम करने का, उस तरह से भारत काम कर रहा है। और आप स्टार्टिंग से देखें कि हमने जो टारगेट किया उनके नोट ठिकाने को, कौन से आतंकवादियों के ठिकाने को। मैं तो ये कहता हूँ कि भारत अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, भारत पूरी दुनिया की लड़ाई लड़ रहा है। और लेकिन जंग रूल्स पर कहाँ चलती है सर? जी नहीं, रूल पे नहीं चलती है, लेकिन आप सोचिए, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि एक ताकतवर देश होने के बाद भी अगर हम रूल ब्रेक करें, जिस प्रकार से पाकिस्तान आपका वाहियातपन कर रहा है, जिस प्रकार की उसकी बदतमीजियाँ हैं कि वो सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। पुंछ की आप इसे बात करें बार बार, कल भी जो उनके अटैक्स थे वो सिविलियंस पर अटैक थे। तो मैं यही बात कहूँगा कि एक जिम्मेदार देश जो है वो जानता है कि हमको किसको हिट करना है। हम इसराइल की तरह नहीं हुए कि हमास में गए या गाजा में गए लोगों को मारना शुरू कर दिया। हमने टारगेट किया, टारगेट करके उसको हिट किया, और हमारा डिफेंस और हमारा अटैकिंग सिस्टम दोनों शानदार है, इस दुनिया के सामने शो हुआ। तो इस मामले में आप देखें कि भारत इतनी ताकत होने के बाद भी इतनी जिम्मेदार पूर्ण तरीके से, और आप देखिए लगातार पीएम मोदी हों, जयशंकर जी हों, अजीत डोभाल हों, लगातार मीटिंग चल रही हैं, लगातार बातें हो रही है, सब कुछ सबके सामने आ रहा है। यही तो होता है एक ताकतवर देश का एक तरीका कि पाकिस्तान हमारे लिए उतना मायने नहीं करता, उतना मैटर नहीं करता, और हम उसको एक तरीके से क्या कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, ऐसा कहा जाता है कि किसी भी जंग के हालात में, जंग की सूरत में, जो जमीन की सेना होती है, पैदल सेना होती है, जब वो आगे बढ़ती है तब पता चलता है जीत और हार किसकी हो रही है। लेकिन एयरफोर्स उस जमीन को तैयार करती है जिस पर यह पैदल सेना आगे बढ़ती है। एयरफोर्स का रोल इस अभी के हालात में कितना खास, कितना इंपॉर्टेंट? तो इसको थोड़ा सा व्यंग की तरह से लीजिएगा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मुनीर बाबू। तो सिंदूर की कीमत तो अब समझ में आएगी। दूसरी बात, जो हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और हम सेम उसका जवाब दूसरी तरीके से दे रहे हैं, तो हम बहुत ही सही दिशा में बढ़ रहे हैं। उसका कारण है, जब भी कोई लड़ाई होती है दो देशों के बीच में, पहला जो टारगेट होता है वो एयरफोर्स के द्वारा या आर्मी के द्वारा सबसे पहले उसके एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया जाता है। एयर डिफेंस को खत्म करने का कारण क्या होता है? सो दैट आपकी जो एयर पावर है वो दुश्मन के खिलाफ बहुत ही कम हिंड्रेंस या बिना हिंड्रेंस के
यूज हो सके, क्योंकि आपने एयर सुपीरियरिटी हासिल कर लेते हैं आप उस देश में, क्योंकि नीचे से कोई हिंड्रेंस आएगी नहीं, ना कोई आपके ऊपर अटैक करने वाला है। तो हमने बदले में, अगर हमने बदला भी लिया है तो हमने मिलिट्री टारगेट को चुन चुन के मारा है उनके एयर डिफेंस को वीक करने के लिए। इसका मतलब हमारी सोच ऐसी है कि अगर कल को हमें उस लेवल तक जाना है, इस देश को तोड़ना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है, तो भी हमें वो काम शुरू से ना स्टार्ट करना पड़े। तो हम अपना काम बखूबी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और एयर डिफेंस आज रात जो भी होगा उसके बाद जो बचा कुचा एयर डिफेंस सिस्टम है वो खत्म कर दिया जाएगा। जिस देश का एयर डिफेंस खत्म हो जाता है वो आगे कुछ नहीं कर सकता उस लड़ाई में, पहली बात। दूसरी बात, एयरफोर्स आज की डेट में किसी भी कंट्री के जमीन को कब्जा के उसको होल्ड करना, ये थोड़ा सा इंटरनेशनल प्रेशर्स में बड़ा मुश्किल काम है। तो जो आर्मी पहले एयरफोर्स रास्ता बनाती थी और आर्मी बाद में घुस के उसको कैप्चर कर लेती थी, तो उसमें जान माल हानि बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है। इसलिए एयरफोर्स का रोल हमेशा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्मी का रोल इंपॉर्टेंट है कि जो ग्राउंड बेस्ड वेपन्स हैं, जो हमारा एयर डिफेंस है उसको मजबूत करने के लिए उनके पास अपनी गन्स भी हैं। तो ये लड़ाई मेरे ख्याल से एयरफोर्स खत्म कर देगी इस लड़ाई को, और फाइनली जब अगर जरूरत पड़ेगी हमें पीओके कैप्चर करने की, तो हमारी आर्मी घुसेगी, क्योंकि पीओके को तो हम देश बनाएंगे नहीं जी, पीओके तो हम लेके रहेंगे जी। और मैं चाहता हूं इससे बेहतर मौका शायद मिलने भी नहीं वाला जो पाकिस्तान ने दिया है 1972 शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड करके। लेकिन मयंक चौबे मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मयंक सर, कर्नल मयंक चौबे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक चीज आपसे पूछनी है, क्या भारत जो अभी पिछले कुछ दिनों से कर रहा है, ये बॉक्सिंग के रिंग की हालत है क्या, कि एक बॉक्सर जो पंचेस मारता रहता है और दूसरा बॉक्सर पीछे हट के उसको थकाने की पूरी कोशिश करता है? क्या थकाने का प्रोसेस इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान को? जी, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी राजीव जी। मैं ये मान के चलूंगा कि 22 तारीख से लेकर 7 मई का जो वक्फा था, वो उस बॉक्सर की बात आपने आज कही है। वो बॉक्सर थका रहा था पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान वेट कर रहा था कि वो बॉक्सर कब आगे बढ़कर उसको पंच मारे। उसको पता था कि उसने जो दुस्साहस किया है उसको उसका पंच जरूर मिलेगा, तो वो इंतजार कर रहा था उस पंच का। और हमने वो पहला पंच जो है वो डिलीवर किया 7 मई की अर्ली मॉर्निंग को, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर। तो जैसे आपने एक सिमिली ड्रॉ की थी बॉक्सर के पंच की, यहां इसको मैं जोड़ना चाहूंगा हमारी एलओसी पर जो फायरिंग हो रही है। देखिए, पाकिस्तान हमेशा एलओसी पर फायरिंग करते रहा है। एलओसी पर सीज फायर का वायलेशन करना पाकिस्तान की खून में शामिल है। जब उसको आतंकवादियों को अंदर धकेलना होता है तो वो इंडियन आर्मी को एंगेज करता है फायर करके, जिससे कि इंडियन आर्मी जो है वो कवर ले और उसकी आड़ में वो उनको आतंकवादियों को अंदर धकेल सके। इस समय फायर जो है वो दूसरे तरीके का हो रहा है। इस समय पाकिस्तान के मन में एक डर समाया हुआ है कि अगर मैंने फायर रोका तो हो सकता है भारतीय आर्मी जो है वो इनग्रेस करेगी पाकिस्तान की टेरिटरी में, क्योंकि हमारी संसद ने 24 फरवरी सन 1995 को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। और एक बार संसद ने इसको पारित कर दिया तो ये एक पत्थर की लकीर हो गई भारतीय सैन्य शक्ति के लिए। इस समय माहौल ऐसा बना हुआ है और देश का मूड भी कुछ ऐसा था कि भारतीय सेना जो है वो किसी तरीके से भी पीओजेके को छोड़ेगी नहीं, लेके रहेगी। निपुण सर, आपसे एक चीज पूछनी है, यहाँ पर बहुत संक्षेप में बताइएगा, समय थोड़ा कम है। निपुण सर, क्या आपको लगता है कि अगर हम पीओके को छोड़ गए इस बार तो बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे? नहीं, देखिए, मैं तो कहूँगा 71 में गलती हो गई थी, जैसे भी चौबे साहब बोल रहे थे, और इस बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का असली सबक यही है कि एक तो जो 71 में हमने उनको बधाई दी थी, बेटा हुआ है, इस बार 2 बधाई तो बलूचिस्तान की और खैबर पख्तूनख्वा की दी जाए और पीओके पर वापस लिया जाए। और देखिए, सिंध की भी दे दें क्या? और सिंध की तो अभी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सिंध के हालात 70 तक ऐसे रहे थे कि वो भी बधाई के लायक था। राजन जामवाल सर, मोराल कितना हाई है, संक्षेप में सर? भारत